नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो अपने दादी से, नानी से। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था कि ये कहानी रानी की नहीं, शालिनी की। तो अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जाके वो पहला पार्ट देख लेना, क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखते तब तक आपको ये कहानी का कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए जाके वो देख लेना। तो कहानी में हमने अब तक देखा कि रानी के स्कूल में गैदरिंग थी। स्कूल के बाद कुछ दिनों के बाद उसके गांव में हल्दी थी। वो हल्दी में वो भूतिया घर के पास जाते, उसे कोई वश में कर लेता है। और कुछ दिनों के बाद शालिनी उसे मिलने के लिए आती है। अब आगे ये कहानी यहाँ से सुनते हैं। तो शालिनी अपने घर पे चली जाती है। वो घर पे चले जाने के बाद शालिनी को बुखार आने लगता है। 2-3 दिन से शालिनी को बुखार आ रहा था। अभी शालिनी के साथ में उसकी सास और वो ऐसे दोनों ही उस घर में रहते थे, क्योंकि शालिनी का पति काम के सिलसिले में मुंबई में रहता था। तो दूसरे दिन शालिनी की सास शालिनी को हॉस्पिटल में लेके जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बुखार की दवाई दे देता है, लेकिन बुखार की दवाई का कोई असर नहीं होता। चौथे दिन श्यामला देवी, जो कि शालिनी की सास है, श्यामला देवी को आधी रात में करीबन 1-2 बजे के बीच में किसी मर्द की हंसने की आवाज़ आती है। श्यामला देवी की आँख खुल जाती है। वो इधर उधर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई दिखता नहीं। वो किचन में जाती है, वहाँ पे भी कोई नहीं होता, लेकिन हंसने की आवाज़ तो घर से ही आ रही थी। फिर श्यामला देवी सो जाती है। फिर से वो आवाज़ चालू हो जाती है। उसे लगता है कि घर के बाहर कोई हंस रहा हो। वो घर के बाहर दरवाज़ा खोल के देखती है, लेकिन घर के बाहर भी कोई नहीं था। वो शालिनी की तरफ देखती है तो शालिनी का मुंह दूसरे साइड में शालिनी दूसरे साइड में मुंह करके सोई हुई थी। वो शालिनी को देखती है और फिर से सो जाती। वो दिन कैसे भी करके निकल जाता है। दूसरे दिन भी वही सब आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन श्यामला देवी को कुछ पता नहीं चलता कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही। उसकी सुबह में शालिनी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती। श्यामला देवी डर जाती है और वो अपने बेटे को यानी कि शरद को कॉल करके बताती है कि शालिनी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तू जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर पे आ जाना। शरद भी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने काम पे छुट्टी डाल के घर के लिए निकलता है। मुंबई से गांव का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए वो दोपहर को निकल के शाम तक अपने घर पे पहुंच जाता है। थका हुआ था, इसलिए वो भी जल्दी सो जाता है। फिर से आधी रात में वही हंसने की आवाज़ आने लगती है। शालिनी की सांस उठती है और उठ के यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अभी उसे यह आवाज़ अपने घर से ही आने लगी थी। वो किचन में जाती है, किचन में देखती है, लेकिन किचन में भी कोई नहीं था। वो जैसे ही लाइट चालू करती है, आवाज़ें बंद हो जाती है। वो फिर से यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। वो जैसे लाइट बंद करती है, उसे उसके पीछे कोई है ऐसा लगता है। वो पलट के देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन अब श्यामला देवी को किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उसे लग रहा था कि अपने घर में हम तीनों के अलावा और भी कोई है। और जब वो पलट के शरद की तरफ देखती है तो शरद भी नींद में था। वो शालिनी की तरफ देखती है तो वो
दंग रह जाते हैं, क्योंकि शालिनी के चेहरे पे एक डरावनी सी हंसी थी। वो डरावनी सी हंसी देख के श्यामला देवी समझ जाती है कि ये जो कोई भी है वो शालिनी के अंदर है। लेकिन श्यामला देवी इस चीज़ के बारे में शरद को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है अगर हम ऐसी चीज़ों के बारे में खुल के बात करें तो ये चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती, ये फिर खुल के हमारे सामने आने की कोशिश करती है। इसलिए श्यामला देवी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। दूसरे दिन शरद और शालिनी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और श्यामला देवी एक मंदिर में चली जाती है। वो मंदिर में जाके एक पंडित जी से मिलती है और उसके घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में पंडित जी को बताती है। पंडित जी भी थोड़ा ध्यान करते हैं, उनको भी इन बातों का अंदाज़ा होने लगता है। उन्हें भी पता चलता है कि इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन वो श्यामला देवी को कुछ खुल के बताते नहीं। वो श्यामला देवी से कहते हैं कि तुम अपनी बहू को यहाँ पे लेके आना, वो अपने मुंह से खुद बताएगी। जैसे बताया श्यामला देवी को कि तुम कल अपनी बहू को लेके आना, वैसे ही श्यामला देवी अपने घर पे चली जाती है। वहाँ पे शरद और शालिनी दोनों भी हॉस्पिटल से आए हुए थे। मौका देख के ही श्यामला देवी ने शरद को साइड में लेके जो भी पंडित जी ने बताया था वो सब शरद को बताने लगी, और जो इतने दिन से उनके घर में जो भी हो रहा था वो भी उसने शरद को बताया। माँ की बातें सुन के शरद को भी माँ की बातों पे भरोसा होता है, क्योंकि शरद ने भी ये बातें कल महसूस की थी, शरद ने भी ये आवाज़ें सुनी थी। इसलिए शरद अपनी माँ की बातों पे भरोसा रख के शालिनी को उस मंदिर में लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन हॉस्पिटल का बहाना करके शालिनी को उस मंदिर में लेके जाते हैं। जैसे ही मंदिर नज़दीक आता है शालिनी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मंदिर के बाहर पुजारी थे वो शालिनी को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ के मंदिर के अंदर लेके जाते हैं, उसको बिठाते हैं और फिर पंडित जी अपना काम शुरू करते हैं। वो कुछ मंत्र उच्चारण करके शालिनी से कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन जो शालिनी के अंदर था वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर से और मंत्र उच्चारण करके फिर से उसे वही सवाल पूछते हैं, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या चाहते हो। फिर वो बताना शुरू करता है, मैं हूँ सात्विक और मैं उसी गांव से हूँ जिस गांव से ये है, और मैं आया नहीं हूँ, ये मुझे लेके आई है और मैं इसे अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ, और कोई भी मुझे इसे लेके जाने से नहीं रोक सकता। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और शालिनी बेहोश हो जाती है। उसके बाद पंडित जी बताते हैं कि शालिनी जब अपने गांव में गई थी तो जो कोई भी उसके बहन के ऊपर था वो शालिनी ने उसे खुद बुलाया है। मजाक में कहो या जाने अनजाने में कहो, ये उसे अपने साथ में लेके आई है, और ये बहुत सालों से किसी का इंतज़ार कर रहा था। ये इसी इंतज़ार में था कि कोई मुझे बुलाए, और शालिनी ने ये गलती की है तो अब ये इसे अपने साथ में लेके ही जाएगा। जी ने बताया कि अभी शालिनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, जितने जल्दी हो सके इसका कुछ इलाज करो। उसके बाद शरद ने बहुत सारे लोगों को दिखाया, लेकिन उसका कोई भी असर शालिनी के ऊपर नहीं हो रहा था। अब वो पिशाच शरद के सामने खुल के आने लगा था, उसे अभी किसी भी चीज़ का डर नहीं था। ये सब बातें शालिनी के घर पे उसके माँ को पता चल जाती है। उधर रानी को भी अपने गलती का एहसास होने लगता है।
अगर रानी उस घर के पास जाने की गलती नहीं करती तो आज शायद उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रानी को भी अपने गलती का एहसास हुआ था, इसलिए वो शालिनी को मिलने के लिए नहीं आई। रानी को छोड़ के सब शालिनी को मिलने के लिए उसके घर पे आते हैं। वो शालिनी से मिलते, लेकिन अब शालिनी नहीं थी। वो उस दिन शालिनी के घर पे रुक जाते हैं। जब दूसरे दिन शरद उठता है तो उसे अपने बाजू में शालिनी नहीं दिखती। वो इधर उधर शालिनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी घर में नहीं मिलती। वो किचन में जाता है, रूम में जाता है, लेकिन शालिनी घर पे कहाँ पे भी नहीं होती। वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खुला ही होता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने उसे शालिनी लटकती हुई दिखाई देती है। उसने भी वैसा ही सुसाइड किया था जैसे कि उस लड़के ने 30 साल पहले किया था। रानी की एक गलती की सज़ा शालिनी को अपने मौत से चुकानी पड़ी। और मराठी में एक कहावत है, विषाची परीक्षा घेऊ नका। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि उस जगह पे खतरा है तो वहाँ पे जाने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताना, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे या ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हो। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ, नए अनुभव के साथ, नए डर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।